नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अरेस्ट को कवर करेंगे। इसमें जो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वह हम लोग कवर करने वाले हैं हु कैन अरेस्ट, यानी कि यह जो गिरफ्तारी की बात होती है, यह गिरफ्तारी करने का अधिकार किसके पास है। कानून में गिरफ्तारी का अधिकार किसे दिया गया है। पहला जो आपके दिमाग में आएगा वह आएगा कि पुलिस। दिमाग में यही आता है कि गिरफ्तारी, ये कौन सा बहुत बड़ा सवाल है। गिरफ्तारी करने का तो जो अधिकार दिया गया पुलिस गिरफ्तार करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि गिरफ्तारी का जो अधिकार दिया गया है सिर्फ पुलिस को ही नहीं दिया गया है। आप इसे समझें। देखिए, अरेस्ट जो है यह आपका चैप्टर 5 में दिया हुआ है, चैप्टर 5 ऑफ BNSS, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत चैप्टर 5 में दिया गया है। अब अरेस्ट की बात आती है, ठीक है, तो अरेस्ट का पावर किसे दिया गया है, किन किन लोगों को दिया गया है, कौन कौन लोग हैं जो गिरफ्तारी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले आप ही की बात हो जाए। पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस पदाधिकारी हैं, उन्हें गिरफ्तारी का अधिकार है। अब इसमें दो सेक्शन आ गए। एक आपका सेक्शन है सेक्शन 35 और एक है आपका सेक्शन 39। सेक्शन 35 जो डील करता है वह है आपको कॉग्निजेबल, जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें कि पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, वैसे अपराध में पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया। उस तरह के अपराध में वो सेक्शन 35 के तहत है, ठीक है, सेक्शन 35। और सेक्शन 39 में जो गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की जाती है वह है नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अपराध को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आप मेरे पिछले लेक्चर्स को भी देखिएगा, उसमें मैंने इन डिटेल में समझाया हुआ है व्हाट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस, व्हाट इज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर भी मैं आपको एक बता देता हूँ समझने के लिए यहाँ पर कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें ये गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, ठीक है। इसमें जो अपराध होते हैं वो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, ग्रेव नेचर होता है अपराध का, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गया, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड हो गया। इस तरह के जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं वो उसे हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, पेटी ऑफेंसेस होते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस इमीडिएट गिरफ्तारी करती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है। ऐसे तो बिना मैजिस्ट्रेट के वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में जो एक्यूज्ड पर्सन, जो अपराधी है, जो एक्यूज्ड है, अगर पुलिस उससे पूछताछ करती है, उसके पता के बारे में उससे पूछताछ करती है, उसके नाम के बारे में पूछती है, अगर वो व्यक्ति नहीं बताता है तो वहाँ पुलिस को अधिकार है उसकी गिरफ्तारी करने का, ठीक है। दूसरी बात कि अगर वो जो पता बताया है या अपना नाम बताया है वह झूठ है, गलत है, तो वैसी स्थिति में भी पुलिस को यह अधिकार है उसकी गिरफ्तारी करने का। तो यह तो बात हो गई पुलिस ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तारी की बात, ठीक है। यह है सेक्शन 35 और सेक्शन 39। अब देखिए यहाँ आप समझिए, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। अब यह प्राइवेट पर्सन क्या है। प्राइवेट पर्सन मतलब ना तो पुलिस की बात हो रही ना कोर्ट की बात हो रही, तो प्राइवेट पर्सन क्या, जैसे मैं या आप, कोई आम नागरिक, ठीक है, समाज में जैसे लोग हो गए, ठीक है, तो उन्हें भी यह अधिकार है गिरफ्तारी का। लेकिन किस तरह के मामले में, यह आपको हो गया सेक्शन, यहाँ पर यह हो गया सेक्शन 40, सेक्शन 40 BNSS का, ठीक है। तो सेक्शन 40 के तहत अधिकार दिया गया है प्राइवेट पर्सन को, यानी एक आम नागरिक को भी यह अधिकार दिया गया गिरफ्तारी करने का। किस स्थिति में, ऐसे अपराधों में जो कि नॉन बेलेबल है, गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखिए बहुत एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, एकदम नहीं कंफ्यूज होना है।
नॉन बेलेबल ऑफेंस प्लस कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं, जो कि गैर जमानती अपराध होते हैं और संज्ञेय अपराध होते हैं। ठीक है, उसमें जमानत नहीं मिलता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। ऐसे अपराध अगर होते हैं तो पुलिस जो प्राइवेट पर्सन है उन्हें भी गिरफ्तारी करने का अधिकार है। लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी होगी विदिन 6 आवर जो है, यानी 6 घंटे के अंदर, विदिन 6 आवर्स क्या करना है, जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसकी गिरफ्तारी की गई है उसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी नज़दीकी जो थाना है उसके हवाले कर देना है, या जो कोई पुलिस अधिकारी अगर मौके पर मौजूद है या बगल में कहीं मौजूद है उसके हवाले कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है, कहीं लूट की घटना हुई है, कोई बहुत बड़ी डकैती हुई है, कहीं कोई मर्डर हो गया है, ठीक है, उसको अगर कोई प्राइवेट पर्सन को पता चलता है कि यह अपराधी है तो उसे पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद क्या करना है, उसको अपने पास अक्सर क्या होता है, भीड़ इकट्ठा हो गई तो वहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो इसीलिए प्रावधान दिया गया कि 6 घंटे के अंदर जो जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है प्राइवेट पर्सन के द्वारा, ठीक है, उसे जो पकड़ा जाता है तो उसे विदिन 6 आवर जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर दे देना है, या फिर कोई पुलिस पदाधिकारी है उसके हवाले कर देना है। ठीक है, या तो अपराधी हो या कोई भगौड़ा हो, ठीक है, जिसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं ना, भगौड़ा घोषित कर देते हैं, वैसा भी कोई व्यक्ति अगर मिलता है किसी प्राइवेट पर्सन को, पता चल जाता है कि भाई ये आदमी है भगौड़ा हो गया है, तो वो भी आदमी इस तरह का कोई बहुत बड़ा अपराधी होता है वो मिल जाता है, तो उसे भी प्राइवेट पर्सन को ये अधिकार है कि उसे भी गिरफ्तार करके वह जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके हवाले कर दें। ठीक है, 6 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 6 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दे, या जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उनके हवाले ऐसे लोगों को करना है। यह तो बात हो गया। तो पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तारी का अधिकार है, एक प्राइवेट पर्सन को भी अधिकार है। पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी गिरफ्तारी का अधिकार है। देखिए अंतर समझिएगा, पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी गिरफ्तारी का अधिकार है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी गिरफ्तारी का अधिकार है, लेकिन प्राइवेट पर्सन को सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस में अधिकार है, नॉन कॉग्निजेबल में नहीं है, सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में, यानी जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है उसमें है। और दूसरा कोई जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड, जिसके बारे में कहा गया कि भगौड़ा है, न्यायालय के द्वारा कहा जाता है ना कि भगौड़ा हो गया है, ये भागा हुआ अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसकी गिरफ्तारी का है। और इन लोगों को गिरफ्तार करके विदिन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर अंदर जो है पुलिस प्रशासन के हवाले कर देना है। यह बात हो गया। अब एक और टर्म आता है, उसे देख लीजिए, वह है आपको सेक्शन 41, सेक्शन 41 BNSS। ठीक है, सेक्शन 41 BNSS, ये है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। देखिए यहाँ मैजिस्ट्रेट इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ मैजिस्ट्रेट में दोनों आ गए, ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी आ गए, ठीक है, सेक्शन 41 के तहत यहाँ पर ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी आ गए और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी आ गए। अगर किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, इन दोनों लोगों के सामने, इनकी उपस्थिति में, इनके प्रेजेंस में अगर कोई, चाहे वह कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, इन्हें गिरफ्तारी करने का अधिकार है। ठीक है, तो यह 3 तरीके हो गए। देखिए यह 3 तरीके हो गए गिरफ्तारी के। आप इससे पहले शायद आप में से बहुत सारे लोग को यही लगता था गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस ऑफिसर को सिर्फ दिया गया है, लेकिन नहीं, गिरफ्तारी का अधिकार जो है पुलिस ऑफिसर के साथ साथ प्राइवेट पर्सन को भी दिया गया है। देखते हैं ना कहीं कोई अपराधी, उसे समाज के लोग पकड़ लेते हैं, भीड़ इकट्ठा हो गई, उसे पकड़ लिए, तो भीड़ इकट्ठा हो गई, पकड़ लिए, तो उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है, एक नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर आपकी यह जिम्मेवारी बनती है कि जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है, यानी उसे आपने जो गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, उसे आप क्या करेंगे, जो नज़दीकी पुलिस थाना है आपका, या कोई पुलिस पदाधिकारी अगर आपको नज़र आते हैं तो उनके हवाले कर देना है। यह हो गया। और जो मैजिस्ट्रेट हैं, तो मैजिस्ट्रेट को भी अधिकार है कि उनके प्रेजेंस में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वो संज्ञेय अपराध हो या गैर संज्ञेय अपराध हो, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, छोटे अपराध हो बड़े अपराध हो, डजेंट मैटर, अपराध अगर उनके सामने होता है, उनके समक्ष होता है, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तारी करने का उनको अधिकार है। उसके बाद उसे वह कस्टडी कर देंगे। तो यह सारा प्रावधान हो गया आपका अरेस्टिंग का, जो कि आपके
चैप्टर 5 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आता है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाता हूँ, बहुत टेक्निकल और एक साथ बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि यह सारी बातें, जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ अपने लेक्चर में, वो आपको समझ में आए, सिंपल तरीके से आए, ताकि इसके बाद जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना, तो यह पूरा लेक्चर जो आप देखेंगे उसके बाद आप बेयर एक्ट जो पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। ईजी कॉन्सेप्ट को जो है ईजी बनाना है। मैंने बार बार कहा कि मेरा मकसद पढ़ाना नहीं है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और जब चीज़ों को आप सरल तरीके से समझाएंगे ना तो वो बातें समझ में आती हैं। ठीक है दोस्तों, आज का यह लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। नमस्कार।